हम्म। नमस्कार। आपकी खबर में स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे जिस बात की बहुत ज्यादा जो इंतजारी की जा रही थी, किसानों की समस्याओं की लगातार बात की जा रही थी, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, लगातार किसानों के ही मुद्दे पर बात करती थी। और अब जब किसानों के बारे में बिल पास हो गया तो उसके बाद उसको लेकर काफी हंगामा किया जा रहा है। और राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वह सारे पूरे देश ने देखा। और उसके बाद में सांसदों को निलंबित किया गया और सांसद गांधी प्रतिमा पर जाकर धरने पर बैठ गए। पहले हंगामा किया, उसके बाद धरने पर बैठ गए। और इसी में सरकार जो लगातार कह रही थी कि हम किसानों की उपज को दुगनी करने जा रहे हैं, उसके लिए सारी कवायद की जा रही है। लेकिन इसी बीच में अब सबसे ज्यादा मुखर होकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और टीएमसी, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो समझने वाली चीज होगी हमारे इस समय हमारे साथ में जो जुड़े हैं, हमारे एनालिस्ट है शिव कुमार द्विवेदी जी। संजय कुमार जी धन्यवाद हैं, राजू। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। और शिव कुमार त्रिपाठी जी हैं, वो भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और कांग्रेस से उनका लगाव रहता है। और वो बताना चाहेंगे कि आज ये जो परिस्थितियां आई हैं, आखिर में हंगामा किस बात पे हो रहा है, अभी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफ में जानना चाहेंगे शिव कुमार द्विवेदी जी से कि आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है, विपक्ष की क्या भूमिका, आखिर किस बात का डर है द्विवेदी जी, क्यों इतना हंगामा हो रहा है? धन्यवाद राजू जी। धन्यवाद राजू जी। देखिए, हंगामा होने के पीछे कारण जो जिन राजनीतिक दलों ने अब तक हंगामा किया है, वह शोभा इसलिए नहीं देता कि 2019 में और यहाँ तक कि 2013 का अगर कपिल सिब्बल का संसद में वो भाषण देखा जाए, तो वह अभी इन्हीं सब मुद्दों पर मुखर थे और बहुत ही प्रमुखता से उन्होंने इस विषय को ब्रीफ में डिटेल में कहा था कि कैसे कैसे किसानों को फायदा होगा। सच क्या, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सभी की मंशा कहीं ना कहीं किसानों को लाभ देने की होती है और सभी सरकारें अच्छा करने का प्रयास करती हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि ये एपीएमसी एक्ट में जो परिवर्तन किया गया, जो 1955 में आया था, और इसके बाद में इस एपीएमसी एक्ट के माध्यम से, देखिए, इसमें जो बेसिक इनका विरोध है वो दो चीजों पे है। पहला विरोध ये है कि ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा ये कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिलेगा। ये दो विषय है जो किसानों का जायज विषय है, मानना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ऑर्गेनाइज मंडियां होती है, जिनके माध्यम से किसान खरीदारी बेचने का काम करता है और एमएसपी लेने का काम करता है, तो हम में से राजू जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं और कवर भी करते रहे हैं कि कितने ऐसे किसान सीमांत और छोटे किसान हैं जो मंडियों तक अपना गल्ला पहुंचाते हैं और उसके बाद में उनको एमएसपी मिलती है शायद ना के बराबर। वो बड़े साहूकारों को बेचते हैं, दूसरे का उसमें क्या नाम है, खतौनी लगाई जाती है और वो ट्रांसफर कराते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं। इस एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो बड़ी चीजें हुई है, पहला तो ये उन्होंने किया है, दो विधेयक पास हुए। एक एपीएमसी एक्ट पास हुआ है, एक मूल्य आश्वासन विधेयक पास हुआ है, जिसमें उनके मूल्य की गारंटी दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी की गई है। तो पहले हम एपीएमसी एक्ट की बात कर लेते हैं कि अभी तक किसान क्या था कि बाहर जो ठेले आप देखते हैं ना राजीव जी, वो भी अभी तक इलीगल थे। वो बाहर ठेलों पे भी कोई सब्जी नहीं बेच सकते, क्योंकि एपीएमसी एक्ट कहता है कि मंडी ही उसका क्रियान्वयन करेगी। एक मंडी दूसरे, अगर वो मान लीजिए अपने जिले से बाहर भी कोई माल भेजना चाहते हैं, तो मंडी शुल्क, देखिए हर जिले में एक बैरियर होता है, जिसमें जब गाड़ियां सब्जी लेके जाती हैं तो रोक लेते हैं, उनसे मंडी शुल्क लेते हैं। तो मंडी शुल्क कम से कम 8.5% का होता है, जिसमें सरकार को 2.5% मिलना होता है। कुछ दिन पहले हमने मंडी शुल्क को लेकर ये ज्ञापन दिया था व्यापार मंडल की तरफ से, और शायद उसकी न्यूज भी आपने चलाई थी। उसमें भी ये मंडी समिति के शुल्क को लेकर के ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि कैबिनेट ने इसको मंडी शुल्क समाप्त कर दिया और राज्यों ने इसको समाप्त नहीं किया, जिसमें योगी सरकार ने भी समाप्त नहीं किया। उसको लेकर के विरोध कुछ औद्योगिक संगठन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया। अब बात यह आती है, इससे किसानों को फायदा क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एपीएमसी एक्ट हटने के बाद अब मंडियों का जो मकड़ जाल था, यानी कि उसके लिए लाइसेंस लीजिए, अगर मान लीजिए मैं कल बेचना चाहूं थोक के भाव कोई सामान, या मान लीजिए ऑर्गेनिक खेती में काम करता है और कोई एक आम लड़का युवा चाहता है कि मैं खेती करूं और उसमें माल को बेचूं और उसको ला करके शहरों में बेचूं, तो वो अपनी अगर दुकान खोलता है तो वो इमीडिएट सील कर दी जाएगी, इलीगल होगा वो। क्योंकि उसको माल बेचने का अधिकार तब होगा जब वो मंडी परिसर के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइसेंस लेगा। अब ये स्थिति नहीं है। अब अगर मैं भी चाहूं तो मैं अपनी दुकान खोल सकता हूं और मंडी अब अच्छे फल सब्जियां सीधे किसानों से लेकर के मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। और इसका एक प्रयोग वाराणसी में लोग कर चुके हैं। वाराणसी में कुछ एमटेक लड़के किए हुए थे, उन्होंने ये काम किया।
अब मैं सबसे बड़ी चीज ये बताना चाहूंगा, दूसरा है इन्होंने एमएसपी की बात कही, तो आपको बता दूं उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एमएसपी की बात चल रही है। मैं पूछ रहा हूं कि 40% व्यापार सिर्फ मंडियों से होता था राजू जी, बाकी व्यापार को आप अवैध कह सकते हैं, और वो व्यापार मंडियों में नहीं जाता था, यानी 60% किसान अभी भी एमएसपी से बहुत दूर था, समझिए आप, और अभी भी अपनी चीजों को नहीं बेच पाता था। सरकार ने उसके सामने दो ऑप्शन रखे, चाहे तो वो मंडी में जाए और चाहे तो सीधे किसी को भी बेच सकते हैं अपने माल को, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं कहा गया कि मंडियां खत्म हो गई या मंडियों का क्रियान्वयन समाप्त हो गया या मंडियां नहीं रहेंगी, ऐसा उस विधेयक में कहीं भी नहीं है। मंडी एज इट इज एज वेल चलती रहेंगी, जिसकी इच्छा हो जाए, जिसकी इच्छा हो ना जाए। रही दूसरी बात एमएसपी की, तो सरकार ने उसमें एक प्रावधान किया है। अभी देखिए सीधे प्रधानमंत्री भी उससे बोल चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है, और अभी तक जो एमएसपी था राजू जी, अगर आप जाएंगे कृषि विभाग में तो अभी भी जो एमएसपी दी जाती है वो कहीं लिखित में नहीं है, क्योंकि एमएसपी कैबिनेट तय करती है और मौसम और वातावरण के अनुकूल तय करती है। मान लीजिए इस बार उसको लगता है कि फसल अच्छी नहीं होगी तो कैबिनेट कहती है इस बार एमएसपी हम बहुत नहीं बढ़ाएंगे, 10 रुपए बढ़ाएंगे। उसको लगता है नहीं मौसम अनुकूल है, सब कुछ अच्छा है, खेती अच्छी निकलेगी, उत्पादन अच्छा होगा, तो सरकार कहती है 200 रुपए बढ़ा बताइए, जब इतनी ज्यादा अच्छाइयां हैं तो आखिर में हंगामा किस बात पे हो रहा है, क्यों हंगामा हो रहा है? जब बिल्कुल हो रहा है, एक बहुत बड़ा उसमें विषय, पहला तो एमएसपी पे गुमराह किया जा रहा है, ये एक बड़ा विषय है। एमएसपी इतना बड़ा विषय नहीं, लेकिन एक विषय पर मुझे भी खेद है और मुझे उसका विरोध है जो सरकार ने किया है। वह विषय सिर्फ इतना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यानी बंदोबस्त मूल्य आश्वासन पे आप जब जाएंगे, सरलीकरण संवर्धन पे, तो वहां पर जो सबसे बड़ा विषय है कि मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना शुरू किया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि किसान का खेत उस मालिक का हो जाएगा जो उसके साथ करेगा। इसमें फायदा ये हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किसान पहले जब अपना खेत जब बोता है तो लोग अनुमान लगाते हैं, बीमा के लोग यानी जो इंश्योरेंस करते हैं, साहब इसमें 2,50,15,000 की फसल हो जाएगी एक बीघे में, लेकिन आते आते वो कहते हैं अभी दूसरी बार आएंगे आपके पास में। केवल कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए कि जी। हाँ, मैं इसको क्लियर करता हूं। उनके 3 विषयों पे सबसे अधिक विरोध है। पहला विषय यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में किसान को बेचारा माना जाएगा, और किसान के साथ जाति ये होने जा रही है कि उसकी सबसे बड़ी अपील जो कर सकता है वो सिर्फ जिलाधिकारी के पास कर सकता है, और उसका सबसे पावरफुल जो अधिकारी होगा वो एसडीएम होगा। और हम ये सभी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट कितना करप्ट है, और अगर बड़ी कंपनियों से हमने टाई अप किया और वो बड़ी कंपनियां उसको प्रभावित करती हैं तो ये एसडीएम और डीएम एक दिन में बिक जाएंगे, उसके बाद वो कोर्ट में अपील करने नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार जीएसटी में परिवर्तन होते रहे, संवैधानिक संशोधन होते रहे, रोज नए नियम आते गए, तो इसमें भी ये सारी चीजें सरकार देखेगी और उसके बाद इसको बदलेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन ये बड़ा विषय है जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस करेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे अच्छा विधेयक है, और इससे सबसे बड़ी चीज है रोजगार सृजन होगा और किसान मालिक होगा, सबसे बड़ी चीज है। अभी वो दास की तरह बैठा रहता है। अभी आते हैं आपके पास में, दोबारा आते हैं। और इस समय जो हमारे साथ में शिव कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हैं, एडवोकेट। त्रिपाठी जी, ये बताइए, जब इतनी सारी अच्छाइयां हैं इस बिल में तो उसके बावजूद क्यों इतना हंगामा हो रहा है? क्यों इतना विपक्ष जो है पूरा जिस तरीके से हंगामा किया गया, धरने पर भी बैठे गए, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा नाराजगी कि जिसके लिए उन्होंने इतना ज्यादा बवाल किया, वो चाय पिलाने गए, चाय भी नहीं पिया उन्होंने। तो आखिर में इतनी ज्यादा नाराजगी किस बात की है? धन्यवाद राजू जी। जैसा आपने बताया कि सारी अच्छाइयां थी, तो ये कोरोना के संकट में लाने की क्या जरूरत थी? ये 5 जून को जब कोरोना का संकट इतना बड़ा हुआ था, उस समय इनको ये अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? अगर ये इतने ही अच्छे थे तो इनको जनता के बीच में पहले अपने मुद्दे को रखना चाहिए था। तो इस मुद्दे को इन्होंने रखा क्यों नहीं? संसद में ये बहस कराने से क्यों भाग गए? बिना आवाज उठाए इन्होंने क्यों नहीं वोटिंग कराई? ये ध्वनि मत तो हुआ ही नहीं, पता नहीं कैसी मत। राज्यसभा की जो आवाज थी वो भी धीमी वो कर दी गई। अगर ये सब अच्छाइयां थी तो इन सब की नौबत क्यों आई? पहले तो ये बताना चाहिए सरकार को। सरकार जो कह रही है कि ये अध्यादेश बहुत अच्छा है, अगर ये अध्यादेश बहुत अच्छा था तो किसानों को पहले विश्वास में लेना चाहिए था। कम से कम 250 ऑर्गेनाइजेशन किसानों के हैं, उसके बारे में आज तक सरकार ने कोई एक बार भी चर्चा नहीं की। वो जो हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि इससे किसानों का भला होगा, किसानों का भला होता तो वो कम से कम किसानों की एक बैठक ही बुला लेते संगठन की, कहते कि ये चीज हम ला रहे हैं, आपके लिए बहुत फलदायी होगा, आप आगे भविष्य में आप जो है राजा रहोगे। किसान तो राजा होता है, 84% किसान तो जो गरीब है, जिसके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं। इस पे तो केवल एक कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये लाई गई है, और कोरोना संक्रमण में लाने का कारण का यही है कि सरकार जो है चाहती है कॉर्पोरेट घराने का राज हो जाए। ये जो इनका ये
वो है कि वन नेशन वैसे और वन ये मार्केट। लॉजिक मुझे वन, नहीं समझ में आया कि इसमें कोरोना का क्या मतलब है। अरे भाई आप जानते हैं जहां देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, भूखों मर रहे हैं, जिस किसानों ने आपको जीडीपी 3.4% का प्रॉफिट का दिया, मतलब बढ़ाया, उन किसानों के बिना राय लिए हुए आप जब घर से ना निकलने को सबको सलाह दे रहे हैं, आप चोरी छुप के ये लाके अध्यादेश जारी कर रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? आपके मन में अगर किसानों के प्रति लगाव था, आप किसानों का दिल जीत लेते, तब लाके अध्यादेश को सामने लाते, आप बताते कि इसमें आपको ये फायदे हैं। आप चोरी छिपे से लाते हो, कहते हो कि इसमें कोरोना संकट का क्या लेना देना? अरे बहुत बड़ा लेना देना। कोरोना संकट में ही तो सारा काम में करते हैं, सरकार गिराने, प्राइवेट ट्रेन चलाने, ये सब लफड़ा इनका कोरोना संकट में ही चला है और कोरोना संकट में ही चलता। अभी बहाने जब तक ये पूरी तरह से अनलॉक तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इनको अपनी मनचाही मुराद न पूरी हो जाए। ये सब कहने की बातें। सरकार किसानों कभी हितैषी नहीं रही, किसानों की हितैषी होती। इनका कहना है वन नेशन वन मार्केट, अरे इनको चाहिए था वन नेशन वन एमएसपी। ये एक तरफ तो नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसानों को ये जो एमएसपी है, ये एक जो है हमारा जो है वो है क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहाँ पे सस्टेन करेगा इसके बीच में? जब ये मैटर आप जो है, जब आप एमएसपी जी अब ये एक लाए, संशोधन लाए, तो आपको एमएसपी के बारे में बताना चाहिए। आप तो एमएसपी और जो है मंडियां खत्म करने के उसमें हैं। आप चाहते हैं बड़े उद्योगपति इसको आकर कब्जा कर लें, जैसा अनिल अंबानी पूरे देश को कब्जा करते जा रहे हैं। इनका एक पर्पस है कि अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट बिजनेस चलेगा। किसान, अरे किसान यहाँ से लेके शहर तो पहुंच नहीं पाता है, अब वो गांव में कैसे, गांव से लेके वो कैसे जाके दिल्ली भेजेगा, लखनऊ से लेके दिल्ली भेजेगा? अरे ये सब जनता को बेवकूफ मत बनाने बरगलाने की बात है। किसान अब भी समझ चुका है। अगर किसान इतनी जागरूक ना होता तो अब धीरे धीरे किसान सड़कों पे ना आते। किसान को सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया इस सरकार ने। आज जो है अगर किसानों की हितैषी होती तो पहले एमएसपी के बारे में आके बताते कि एमएसपी, इसके बारे में इसमें बोल देते कि एमएसपी हमेशा जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कभी खत्म हो सकता है, जो सरकार चाहेगी रखेगी, चाहेगी खत्म कर देगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से क्या होता है? जो सरकार इसको अच्छा फॉलो चलिए, करेगी। किसान अभी आपके पास में फिर से आते हैं वापस। संजय कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। संजय जी ये बताइए कि ये जो बिल लाया गया है इससे क्या आप सहमत हैं, या किस पॉइंट्स पे, अगर आप नहीं सहमत हो तो विरोध किस पॉइंट्स पे है आपका? देखिए, एक्चुअली ये जो लॉ है वो अल्ट्रा वायरस है, ये पर्टिकुलरली जो बिल्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर स्टेट जो लैंड के ऊपर लैंड स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में है। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ जहां लैंड की जहां लैंड राइट्स इन्वॉल्व है, जहां लैंड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, उसमें इस तरह का लेजिस्लेशन वो नहीं इनेक्ट कर सकती। और ये इसीलिए अल्ट्रा वायरस है। ये इसके ऊपर ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें नहीं लगता कि ये स्टैंड कर पाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसानों के अगेंस्ट है, किसानों के फेवरेबल नहीं है। और हम बेस्ड अगर ओपिनियन नहीं है तो सर्टेन जो इसके अंदर इनेक्टमेंट्स हैं वो किसानों को ही ऑब्स्ट्रक्ट करती है, किसानों को रोकती है और किसान के वेलफेयर में नहीं है। जैसे क्या नुकसान हो सकते हैं इसके ऊपर जो कंप्लीटली मार्केट ओपन मार्केट कर दिया है। ओपन मार्केट में किसानों को ओपन मार्केट में किसान कभी भी स्टैंड नहीं कर सकते हैं। किसान हमारे जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो इतने बड़े जो कैपिटलिस्ट या इसके अंदर जो पैसे का ट्रस्ट कर सकते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके सामने कभी स्टैंड नहीं करते। और वो अपने कैपिटल और अपने जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर से सेक्टर में क्या हुआ, बहुत सारे प्लेयर थे, बहुत सारे प्लेयर्स। आप ये बिफोर जब ये बड़े टाइकून जब आ गए तो छोटे छोटे मोटे प्लेयर जिनको लाइसेंस दिया गया वो थ्रू लॉ, थ्रू गवर्नमेंट की जो कोर्ट के थ्रू करके उन सबको आउट करके आज ओनली 3 प्लेयर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। उसी तरह के एग्रीकल्चर में है आज 1000 ऑफ फार्मर्स हैं कि इन कोर्स ऑफ टाइम ये इसका इफेक्ट अभी 1 साल 2 साल 4 साल में नहीं पता चलेगा। इसका इफेक्ट 20 इयर्स 25 इयर्स लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि आज 1000 ऑफ फार्मर्स, जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स रेदर, करोड़ों जो किसान हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम लोगों के हाथ में चला आएगा, बहुत लोगों के पास ये खेती करने की जो कैपेसिटी है वो रह जाएगी। और इससे यही एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इतने ज्यादा है
वो एक दूसरा क्राइसिस जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, वो जो गांवों का जो स्ट्रक्चर, जो फार्मिंग का स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वो फिर तो और कोई भी अभी सिनेरियो में नहीं लग रहा है कि कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कोई भी सेक्टर उभर रहा है, ऐसा तो नहीं है, जिससे ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे और फिर जो पॉवर्टी है, जो पॉवर्टी लेवल घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। और यही बहुत बड़ा कंसर्न है किसानों का। और दूसरा सेकंड है इसके ऊपर जो लेजिस्लेशन का जो डिफरेंट पैराग्राफ्स है, जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कंप्लीटली उनको उनके हाथ में जैसे फार्मिंग के ऊपर है, या जैसे सेक्शन 19 है जिसके ऊपर पैराग्राफ 19 है इसके अंदर, तो वो उनको ऑब्स्ट्रक्ट करती है कि डायरेक्ट वो अपील नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट एसडीएम है, और जो आपका डी है वो अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट का एजेंसीज हैं, ये सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर गवर्नमेंट के एजेंसीज होते हैं। तो जो भी कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट के को फंडिंग करता है और जो गवर्नमेंट के पास होता है, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये सब किसान क्योंकि ना फंडिंग कर सकते हैं, ना तो उनकी स्ट्रॉन्ग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सही बात, बहुत सही। तो द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, आपने बातें सुनी, शिव कुमार त्रिपाठी जी की भी सुनी और संजय कुमार जी की भी सुनी। उन्होंने जो इसमें लीगल एस्पेक्ट था, संजय कुमार जी ने बहुत ही डिटेल में उसको बताया, और इसमें जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था वो शिव कुमार जी ने बताया। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बिंदुओं को लेकर अभी लोगों में डर है इस बात का, और ये दिक्कत तो है ही। भाई किसान जो है, उनकी समस्याएं आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। तो उनके लिए अगर रिफॉर्म्स की बात की जाए तो बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए था। और इसमें जो एक इशू उठाया गया, त्रिपाठी जी ने उठाया कि कोरोना काल में इसको जो है लाया जाना जो है ये गलत है। तो एक ये इशू था। दूसरा इशू ये था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने भी बोला था कि एसडीएम और डीएम तक जो है ये सीमित रहेगा। और जाहिर सी बात है, जैसा कि संजय कुमार जी ने भी उठाया कि जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो बड़े प्लेयर्स होंगे, जैसा कि हमने टेलीकॉम और इन सब इंडस्ट्री में देखा कि बाकी सारे लोग आउट हो गए, तो एक चिंता करना ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कहेंगे, आपको ये किस तरीके से ये शॉर्ट आउट होगा फिर? बिल्कुल राजू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी। आज मुझे संजय जी से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ, बहुत अधिक तक सहमत हूँ जो संजय जी ने कहा है कि उसके आर्टिकल से जो उन्होंने चर्चा करी कि एसडीएम उसका बड़ा अधिकारी रहेगा, उसके बाद वो डीएम के पास जाएंगे। मुझे भी इस पे आपत्ति थी, मैंने विषय आपके सामने रखा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन कांग्रेस भी 2012-13 में एग्रेसिव मोड में कर रही थी, एवं देन उसने कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित किया और एफडीआई 100% भी उसने पारित किया था। तब कपिल सिब्बल जी कहते थे कि आप लोग डरपोक लोग हैं, भाजपा के लोगों को कहते थे। तो मेरा ये मानना है कि उस समय तक किसानों का कोई अहित नहीं हो रहा था। ये शिव कुमार जी का जवाब है मेरा। दूसरा, शिव कुमार जी कह रहे थे कि साहब शिव कुमार जी स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जा रहे हैं। दूसरा, इस विधेयक के अंदर ये कहा गया है कि अगर किसान चाहे तो मंडियों में बेचे एमएसपी पे, और अगर किसान नहीं चाहता है तो जो भी संस्था इसको लेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होगी। यानी जब किसान चाहेगा और बड़ी फर्म चाहेगी तब, पहली चीज तब होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और उसके बाद में उसको एमएसपी से नीचे भाव नहीं देना है, यानी जो एमएसपी सरकार तय करेगी उसी पे देना है। दूसरा, आप ये बताइए कितने ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिस पे एमएसपी दिया जाता है? मेरा मानना है 15 से 20 खाद्य पदार्थों को छोड़ दिया जाए तो किसी पे एमएसपी और नहीं दी जाती है। और एपीएमसी एक्ट में जो परिवर्तन हुआ उससे किसान मर गया, खत्म हो गया, अब किसान भारत में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले किसान क्यों नहीं बढ़ा? आज की डेट में राजू जी मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे आंकड़े मेरे पास हैं, लगभग 73% किसान अपनी खेती स्वयं नहीं करते हैं, वो बटैया पे देते हैं। इसका मतलब वो लाभकारी नहीं है। तो अब अगर वो बटैया पे किसी किसान को दे सकते हैं, दूसरे किसान को दे सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं दे सकते हैं? और बार बार जो लोग यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि सीमांत किसान, लघु किसान, छोटे किसानों की बात करें, छोटा किसान तो मंडी तक पहुंचता ही नहीं भाई, उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? छोटा किसान की हैसियत नहीं क्यों मंडी पहुंच जाए? और अड़हतिये जो बीच में खा रहे हैं 8.5%, जो कपिल सिब्बल जी भी गला फाड़ फाड़ के 2013 में चिल्ला रहे थे, और कल से सबका टर्निंग पॉइंट हो गया कि लोग कह रहे हैं साहब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मेरी 2 चीजों पे आपत्ति थी, उस पर अभी भी आपत्ति है। एक, एसडीएम कोर्ट के बाद डीएम तक जाना। और अब मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा, मुझे समय दीजिए 1 मिनट का, मैं ये रहस्य उठाना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं साहब इसे, अभी आपको पता होगा कि एफपीओ होते हैं, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस,
ठीक है, इसमें 10,000 एफपीओ भारत के अंदर है लगभग, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें मैं एक एफपीओ का नाम बताना चाहूंगा जो आपके उत्तर प्रदेश में है। उसमें एक का नाम है सहृदयी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी जब से बनी है राजू जी, 8,000 किसानों को इसने जोड़ा है, जिसमें उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को। और वो अपना खुद का उन्होंने कंपनी बना लिया है, खुद अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और भेजते हैं। और ये कंपनी भी किसानों की कंपनी है, यानी किसी बहुत बड़े कारपोरेट घराने की नहीं है, सब उसमें शेयर होल्डर हैं। इस प्रकार के 10,000 एफपीओ पूरे भारत में चल रहे हैं, जिसमें इस सरकार ने 6,685 करोड़ रुपए एफपीओ पे लगा दिए हैं, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए, जिसकी बार बार बात हो रही है, 35%। और इस एफपीओ ने, आपको जान के हैरानी होगी, 16,000 करोड़ का व्यवसाय कर रहा है ये एफपीओ, यानी किसान ही किसान व्यापार कर रहा है। जो सरकार की सहकारी समितियां हैं वो डूब गई, वो किसी काम की नहीं है, लेकिन किसानों ने अपनी कंपनी फार्म की, वो चला रहे हैं और बड़ी मजबूती से चला रहे हैं। और फिर आपको बता दूंगा कि 1,00,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान इस कैबिनेट में प्रस्ताव में आया है, जिसमें जब 2020 के जनवरी में बजट आया था तो उसमें भी 1,00,000। आपको बताऊं सरकार ने इसमें क्या क्या किए हैं। जो उसकी छोटी समस्या क्या है, विपणन की, हमने पैदा किया, हम बेचे कहां, हमारे पास मंडी कहां है। तो मंडी क्यों नहीं होती थी, 480 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी हुआ करती थी। आज आपको राजू जी बता दूं कि 48 वर्ग किलोमीटर पर 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी ने ई नाम मार्केट लॉन्च किया था, आपको मैं बता चुका हूं ई नाम पे कितने काम हो रहे हैं। ई नाम मार्केट लॉन्च किया, दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की सरकार है, जैसा कि मैं संजय जी से सहमत हूं कि ये कृषि जो है ये राज्य और समवर्ती सूची में आता है। गृह समवर्ती सूची में आने के कारण नियम बनाने का काम तो केंद्र सरकार करेगा, लेकिन लागू करने का काम राज्य सरकार करती है। इस कारण ई नाम पोर्टल पर सारे राज्य नहीं आ पाए, अभी तक सिर्फ 18 राज्य इस पर आए हैं। और इसमें 1,92,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय, जो ये कह रहे किसान कैसे बेचेगा, तो किसान ऐसे बेचेगा। 1,92,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय ई नाम पोर्टल पे हो चुका है। वो कोई व्यवसायी है क्या, वो कोई अंबानी कर रहा काम क्या, वो कोई टाटा बिरला कर रहा क्या। और मैं पूछता हूं कब ये इस व्यवसाय में नहीं थे। आप बार बार इस देश की जनता को गुमराह करते हैं कि अंबानी आ रहा, टाटा आ रहा, बिरला, अरे वो दाऊद इब्राहिम आ रहा क्या, ओसामा बिन लादेन मरा हुआ आ रहा क्या। ऐसा नहीं है, इस देश में सबको मिलकर काम करना होता है, तब ये देश बढ़ता है। रही बात रोजगार की, मैं यहां अपना विषय फिर रखूंगा कि लगभग रोजगार की जो बात रही, जैसे ये अभी काम बढ़ेगा आगे, आपको बताऊं एफपीओ जब काम शुरू करेंगे, इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए स्टोरेज की बात हो रही है। दूसरा 1,00,000 करोड़ रुपए में मंडियों को और अपग्रेड करने की बात हो रही है। इसके अलावा उसमें संरचना की बात हो रही है, यानी मूलभूत संरचना। कोल्ड स्टोरेज में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो एपीएमसी आवश्यक वस्तु अधिनियम था, जो कि खत्म हुआ है, जिसका भी मैं विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि अगर उसको नहीं हटाते तो मेरे जैसे लोग अगर कभी चाहे कि एग्रो फार्मा में हम ऑर्गेनिक फूड बेच सके तो हम नहीं बेच सकते थे, क्योंकि भंडारण अधिनियम लग जाएगा। अगर मैंने 20 लाख टन, अगर मान ली 50 लाख टन अगर मैंने रख लिया कोई माल, तो मेरे ऊपर आवश्यक अधिनियम के तहत कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए उस एक्ट को खत्म किया गया। और राजू जी आपको बता दूं कि 1-2 कंपनियां हैं, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। एक टैक्सन करके कंपनी है जो कि सर्वे करती है 30 देशों में, 200-300 के करीब स्टार्टअप की चर्चा करी है उसने, जिसमें 2018 में वो कहती है कि भारत के अंदर एग्रो फार्मा में जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप आप समझ गए होंगे कि जो एग्रो फार्मा में स्टार्टअप खड़े हुए हैं, जो हमारे जैसे युवा खड़े करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा जो एमटेक करके आए हैं, एग्रो में अच्छे काम करके आए हैं, वो किसानों का अच्छे भाव पे माल ले रहे हैं और बेच रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप ने भारत में 2018 में लगभग 15 करोड़ डॉलर रुपए का कारोबार किया। और आपको फिर बता दूं कि इनके बाद में एक कंपनी है नेस्कॉम ने सर्वे करके बताया कि 2019 में भारत में इन्हीं स्टार्टअप ने लगभग 25 करोड़ डॉलर का काम किया। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी आईटीसी कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जो कि बड़ी कंपनी है देश की। आईटीसी ने सहायक कंपनी उसकी है टैनिको एग्रो साइंसेज लिमिटेड, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का माल ले रही है, जिसमें 10 से 30% तक की उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और लगभग 35% उनको उनके मूल का मार्जिन मिला है, लागत का मार्जिन मिला है 35%। ये छोटा मार्जिन नहीं है राजू जी, मैंने खुद खेती की है, अपने हाथ से धान की रोपाई की है, और जब 4,000 लगाता था तब 3,500 में मेरा माल बिकता था, समझिए। और हमारे जैसे बहुत से युवाओं ने खेती करना छोड़ दिया क्योंकि उसमें लागत का मूल भी नहीं आता था, ये स्थिति थी। तो अगर आज हमारा अंबानी से टाई अप होता है, अगर आज हमारा अंबानी क्यों, ये छोटे एफपीओ है ना, जरूरी है कि हम अंबानी से टाई अप करेंगे, जरूरी है कि हम टाटा से टाई अप करेंगे। अगर हमें टाई अप करना है तो हम किसी भी एफपीओ से कर सकते हैं, और एफपीओ से करने के बाद वो हमें फसल पैदा होने से पहले ही मूल्य निर्धारण कर देगा,
समझिए आप, और मुझे मेरा पैसा देगा। फसल चाहे अब पहले मैं काम अपने खेत में नहीं करता था, जो लोग कह रहे हैं मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाएगा किसान, तो मैं पूछता हूं पहले मैं अपने खेत में काम नहीं करता था, तब मैं बंधुआ मजदूर था क्या? तब भी तो मुझे मूल्य नहीं मिलता था। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि देश में बड़े परिवर्तन की तरफ जाना पड़ेगा। और एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर बंदरगाह पे खड़े जहाज जो होते हैं बड़े सुरक्षित होते हैं राजीव जी, उनमें कोई खरोच नहीं आता है, ना उन्हें डूबने का डर होता है। लेकिन क्या जहाज इसीलिए बनाए जाते हैं कि बंदरगाह पे खड़े कर दिए जाएं? जहाज इसलिए बनाए जाते हैं कि वो समुद्र में चले। और हमारे किसानों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब इस काम से लॉजिस्टिक जो प्रोवाइडर हैं वो बढ़ेंगे ज्यादातर। इसके अलावा इस काम से वेयर हाउसेस खुलेंगे जो स्टार्टअप के अंतर्गत आएंगे। प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहाँ बहुत कम है, जैसे कैचअप बनाने की कंपनी 4 लगी होंगी, 2 लगी होंगी, तो ये बढ़ेंगी ना धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग की। तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा? छोटे रोजगार डेवलप करेंगे, बड़े रोजगार डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी चीज इनाम मार्केट की, हमने एक बार विधिवत चर्चा करी थी इनाम मार्केट पे। उसके अंतर्गत यह है कि फ्लिपकार्ट कंपनी स्नैपडील को भी इसमें लाया जा रहा है, वो भी इसके लॉजिस्टिक में काम करना चाहती है। और हमारे देश में लॉजिस्टिक एक विषय है जो बच्चे पढ़ते हैं, और लॉजिस्टिक पढ़ने के बाद उन्हें अमेरिका जाना पड़ता है, उन्हें किसी अन्य देश में जाना पड़ता है, कि हमारे भारत में लॉजिस्टिक को कॉन्सेप्ट बहुत जीरो लेवल पर ठीक है, वो सिर्फ गुजरात तक सीमित है। मेरे ख्याल से आपने काफी कुछ डिटेल में बता दिया, चूंकि समय सीमा हमारे पास में बहुत ही सीमित है। और इसमें फिर हम आना चाहेंगे शिव कुमार त्रिपाठी जी के पास में। और चूंकि ये एंड सेशन है और एक एक मिनट में हम अपनी बात कंक्लूड कर लेंगे। त्रिपाठी जी, जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया, काफी सारी अच्छाई उन्होंने बता दिया है। क्या अभी भी कुछ डाउट्स ऐसे या कुछ और भी ऐसे इश्यूज हैं जो अभी सामने आने चाहिए? द्विवेदी जी ने तो बता दिया कि इन्होंने जितने भी नाम लिए ज्यादातर, तो इन्होंने बड़े वही कॉर्पोरेट घराने के नाम लिए, आईटीसी का नाम लिया। इनके छोटे तो थे ही नहीं। मोदी जी कभी छोटी सोच थोड़ी ही बताते हैं, बड़ी सोच ही बताते हैं और जमीन साफ कर देते हैं और उस स्तर पर भेज देते हैं कि वो बड़ी सोच तो एक बार सोचेगा, उसके बाद उसकी सोच ही खत्म हो जाएगी कि सोच भी उसकी कुछ थी। ये उस तरीके की बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी जितने भी नाम लिए, कहा अंबानी क्यों ना खरीदे, टाटा क्यों ना खरीदे, आईटीसी क्यों ना खरीदे, ढेरों सारी कंपनियों का नाम बताया। इसका मतलब इन्होंने ये बताया और भी आने वाला नहीं, वो फार्मा का बताया। इन्होंने ये बताया कि अब आप तैयार हो जाइए, किसान अब किसान नहीं रहा, अब वो मजदूर हो गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। अब उन्होंने क्या किया है, ई ट्रेडिंग होगी। ई ट्रेडिंग बेंगलोर से ही कर लेंगे, वो गुजरात से ही कर लेंगे, आपको सौंप देंगे। और दूसरी चीजें ये रखी है, जो उन्होंने रखा है कि आपके जो कोई भी इशू रिजॉल्व करने होंगे एसडीएम के यहाँ, उन्होंने सिविल कोड को प्रायोरिटी नहीं दी। सिविल कोर्ट को प्रायोरिटी देते तो शायद वो फंस भी जाते। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कोर्ट है वो डिसाइड करेंगे, एसडीएम करेगा, डीएम करेगा। इनकी क्या औकात है कारपोरेट घराने की, ये आप सभी जानते हैं, इसको तो छिपाने की बात नहीं। इसमें भी इन्होंने कहा है कि जो उनकी जो फसलें कैसी होंगी, अच्छी है बुरी है, उस हिसाब से रेटिंग होगी। किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमने अपना 5 बीघे आपको दे दिया, 5 बीघे खेत तो दे दिया उसने, बाद में जो फसल निकली तो बाद में जब पैसा देने की बात आई उनको, तो कहेंगे आपकी फसल तो बहुत हल्की थी, गेहूं बहुत हल्का हो गया था, ये ऐसे थे, इसलिए हम आपको ये दाम नहीं दे पाएंगे। किसान तो ना इधर का रह गया ना उधर का रह गया, बाकी तो उसको एसडीएम साहब निपटा देंगे। अब बचा ये कि वो करे तो क्या, तो वो एक लेबर, वो अपनी प्रॉपर्टी समझिए वो बेचते जाए और लेबर उसी खेत में अपना खेती करे और मजदूर बन के ही रहे। ये इन्होंने बताया है कि जो सारी कंपनियां आएंगी वो मजदूर बना के ही रखेंगी, किसी को किसान बना के रखेंगी। एक चीज और इन्होंने कहा है, एक चीज और कहा है, नहीं आपने वो नहीं कहा, लेकिन आपने जो बताया, जो आपने सार बताया, आपने कहा कभी सुबह चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे, लेकिन नहीं कभी सुबह चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे, लेकिन कभी इसको फॉलो नहीं करा पाई। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कहने को क्या, विचार तो सबके अपने अपने हो सकते हैं, आपके भी विचार हो सकते हैं, लेकिन आपके विचार को भी फॉलो करना चाहिए। कहने से कोई पॉलिसी थोड़ी नहीं बन गई। नहीं अभी आप आएंगे बोलेंगे जब जीएसटी की बारी आई थी तो यही नरेंद्र मोदी 14% के लिए तैयार नहीं हुए थे, इन्होंने 28% जीएसटी देश में लागू की, तब वो 14% जीएसटी कह रहे थे उनकी। वो 13-14 में जब जीएसटी आई थी तो वही जीएसटी का 14% का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मुझे पता है कि हमारे द्विवेदी जी, इनको कारपोरेट घराने से बड़ा लगाव है, ये चाहते हैं कि कारपोरेट घराना फलता फूलता रहे, और किसान तो वैसे ही लाचार है। 1964 में जब ये फूड की सिक्योरिटी की बात आई थी तो जो है एलके झा साहब को इसीलिए की कमेटी बनाई गई थी। एफसीआई क्यों बनाया गया था, एफसीआई इसलिए बनाया गया था कि एफसीआई जो समर्थित मूल्य देगा। अब मूल्य कहाँ मिलेगा आपको, आप तो अगली बार तो आपको एमएसपी पता भी नहीं रहेगा कि एमएसपी है इस देश में कि नहीं है। वो कारपोरेट घराना कब्जा कर चुके हैं, एमएसपी तो आपके लिस्ट में से ही गायब हो चुकी। ये सब कहने की बातें हैं,
और एफसीआई बनाया इसी गया था कि कभी देश की संसाधन में कभी जरूरत पड़े कि तो इतना उसके पास असेट मौजूद होना चाहिए। जो अब हमें कंक्लूड करना है। आज जो महामारी फैली हुई है, आज वही एफसीआई की देन, जो आप किसान, आप घर घर जो गरीब को खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अगर आज ये पहले आज गरीब के हाथ में होती तो शायद जो है ये आप जो है आज दे ना पाते, जो देने की आप गुणगान करें कितना हम दे रहे हैं। ठीक। संजय कुमार जी भी है साथ में, चूंकि हमारा ये कंक्लूजन चल रहा है। संजय कुमार जी, ये जो अभी सारी बातें सामने आई है, जो चिंताएं व्यक्त की जा रही है, कहाँ तक सही है? ये जो अभी सारी बातें सामने आई है, जो चिंताएं व्यक्त की जा रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, अभी जो करंट जो लेजिस्लेशन इनेक्ट किया गया है, इससे ये लगता है कि ये कंप्लीटली केवल फार्मर्स के फेवर का नहीं है। ये कॉर्पोरेट और फेवर इस तरीके से है कि सपोज मार्जिनल फार्मर खत्म होता है या जो स्मॉल फार्मर्स है वो इनकेपेबल हो जाता है फार्मिंग के लिए, तो फिर ये लैंड फ्री हो जाएगा। और ये लैंड ग्रैबिंग जो है, एक लैंड ग्रैबिंग स्कीम बोल सकते हैं इसको, कि फ्यूचर में एक चीपर लैंड अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इसको क्रिएट नहीं कर सकते। और ये रिसोर्सेज पे ऑक्युपाई करने के लिए कि पहले क्या होगा कि पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, जो एक्चुअली गाँव में होता है। गाँव का सिनेरियो अगर द्विवेदी जी को पता हो तो गाँव में जो लैंड परचेज करते हैं तो पहले उनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, पहले भी वहां इजारा होता है और इस तरह का लैंड लीजिंग होता है। वो ऐसा स्कीम कोई नया स्कीम नहीं है। शेयर क्रॉपिंग में अपना फसल उगाने के लिए वो पट्टे पे जमीन लेते हैं, ऐसे लेकर के पहले पट्टे पे देता है। और बेचने वाले क्या एक उनका स्टेज है, पहले वो पट्टे पे देते हैं, पट्टे देने के बाद वो उसको लीज पे दे देते हैं, लीज के बाद बेच देते हैं। वो ऐसा ही होगा, क्योंकि अफेक्शन जो होता है लैंड से वो ग्रेजुअली खत्म होता है। किसान का जो लैंड के साथ उनका जो अफेक्शन एफिनिटी है वो एकदम से बहुत ज्यादा मदर की तरह एफिनिटी होती है। और जब तक वो उनके पास, जब तक उसमें टिल्टिंग करते, खेती करते रहते हैं, तब तक उनके साथ बहुत अफेक्शन होता है। उसको अगर बेचने का नाम भी लेंगे तो बहुत बड़ा उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। उनको उससे सेपरेट करना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर इन कोर्स ऑफ टाइम सपोज 10 साल 20 साल के लिए उनके एक जनरेशन अलग हो गया तो सेकंड जनरेशन को वो होगा नहीं, वो पैसे लेकर के अलग हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये स्कीम सेकंड स्कीम इनएक्टमेंट बोल सकते हैं, लेजिस्लेशन बोल सकते हैं, इसका हम थोड़ा नोमेनक्लेचर चेंज कर देना चाहिए। और ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बट किसानों से लैंड लेने का उनके वेलफेयर के लिए किया। ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है हमारे देश के लिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सही, बहुत सही, डायरेक्ट लैंड जो लैंड एक्विजिशन स्कीम है, लैंड जो एक्विजिशन लॉ है, उसके अंदर चेंज करें। उसके अंदर जो आप करना चाहते हैं उनसे वैसे लैंड लें, क्योंकि यही पर्पस था। लैंड सीलिंग एक्ट जो था पहले, उसको लैंड सीलिंग एक्ट को लिक्विडेट किया। और लिक्विडेट करने का पर्पस क्या था? लैंड आपको एक्वायर करना था। तो पहले तो उसने अदरवाइज ये लैंड सीलिंग एक्ट का जो हमने पहले पढ़ा भी है, इसके बारे में स्टडी भी किया, क्यों लैंड सीलिंग एक्ट लिया, कि इसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट ना घुसे, इसके अंदर बड़े पैसे वाले ना घुसे, और लैंड का एक बहुत को फुलफिल करने, उनके वेलफेयर नहीं है। ठीक। तो द्विवेदी जी, ये बताइए कि जैसा कि आपने सुन लिया, अब ये लास्ट बस 30 सेकंड में अगर आपको कुछ कहना है तो इसमें कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि अब एंड करना है। मैं दो चीज कहना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा था कि द्विवेदी जी की सोच कारपोरेट घराने के प्रति है और बड़ी बड़ी सोचें हैं, जैसा तिवारी जी ने कहा। तो मेरी सोच वास्तव में बड़ी है, क्योंकि मैं विवेकानंद का अनुयायी हूं और विवेकानंद की सोच बहुत बड़ी है। और राहुल गांधी की सोच वाले हमेशा छोटे ही रहते हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरी बात, आप बार बार एमएसपी चिल्ला रहे हैं। अरे आप या तो फिर अपने कान को ढक लेते हैं जब कोई बोलता है। यानी नरेंद्र मोदी जी बाकायदा बोल चुके हैं सदन के अंदर, जिस दिन इस पर चर्चा हुई उस दिन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उस पर बोला, तो भी आपको नहीं सुनाई पड़ा। तो फिलहाल ये आपका अपना विषय है। तीसरी बात, संजय जी ने बहुत अच्छा भाई सुन लीजिए, उन्होंने कहा था, नहीं उन्होंने ही कहा था, नोटबंदी में भी कहा था 50 दिन में दिन नहीं सुधरेंगे तो आप जिस चौराहे पे चाहिएगा हमको लटका दीजिएगा। तो वैसे प्रधानमंत्री की बातों का भरोसा नहीं, जो झूठा कौशल देते हैं। समस्या ये है, हम सब डिबेट में रहते हैं। नहीं, आप डिबेट में प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप पे पट्टी पड़ गई है मोदी जी की, पट्टी को उतारिए, किसानों की। देखिए, विवेकानंद जी का मैं न्याय हूँ, सोच हमेशा बड़ी रखूंगा। ठीक है, पहली चीज। विवेकानंद कभी झूठ नहीं बोलते थे, विवेकानंद कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो झूठ, अगर आप विवेकानंद के अनुयायी हैं तो आप झूठ के सपोर्टर नहीं हो सकते।
आप मोदी के सपोर्टर अच्छा नहीं हो ठीक है सकते, संजय जी आप की किसी बात का देशभक्त जवाब के सपोर्टर हो सकते हैं। अब राहुल के समर्थक हमें नहीं बताएंगे कि नहीं, दूसरे नहीं, नंबर हमने क्या राहुल होता के है, समर्थन दूसरे नहीं, क्या होता है, राहुल क्या के होता है। बात का ठीक है, जवाब दीजिए। राहुल ने ये बिल नहीं पास कराया है, अरे यार, ये राहुल ने ये बिल कम नहीं से पास कम कराया है किसानों का, ये राहुल नहीं लाए तो थे संक्रमण नहीं काल तो में इस बिल को, ये नहीं मोदी तो जी कपिल लाए सिब्बल थे, ने उनकी अजय सरकार माकन, लाई थी। सुनिए, आप ये अरे जो है राहुल गांधी कपिल सिब्बल अजय ये बिल माकन लाए के नहीं साथ थे प्रेस कर रहे थे, हाउस में, राहुल नहीं गांधी अजय अजय माकन के साथ माकन प्रेस कर रहे थे, तो समझाने प्रेस क्यों नहीं गए थे कॉन्फ्रेंस यार, कर इतने रहे बड़े थे। विद्वान आदमी नहीं हैं, राहुल क्यों गांधी ने समझाने नहीं गए थे। अच्छा राहुल ठीक गांधी है ने संजय तो जी की बात का जवाब किसानों का दीजिए। मामला आया था एक लैंड देखिए, एक्विजिशन डिबेट का, में तो बड़ी राहुल गंभीरता गांधी ने है। ही पार्लियामेंट में देखिए, विरोध किया था, आपने ही सरकार अच्छा क्या किया। ठीक है भूइया आपकी विरोध किया सरकार में था, किसी की भूइया हिम्मत नहीं विरोध है किया था, जो सच्चाई बोल सके। राहुल गांधी जब कंक्लूड करिए, एनडीए की कंक्लूड सरकार थी करिए। तो राहुल गांधी जी ने ही विरोध किया था उस जो चलिए है ठीक है, बहुत जो अध्यादेश का, बहुत बहुत धन्यवाद समझे आप आप। लोगों का। अरे और मैं नहीं, आज जो मैं है, संजय जी की बात का जवाब दे दूं, मैं संजय हाँ जी तो की बात का जवाब दीजिए जवाब दे फिर। दूं। अब एंड करिए, संजय जी 30 सेकंड में एंड करिए आप। संजय जी ने बहुत अच्छी बात करी कि हर किसान का लगाव अपनी मात्र जो खेत है उसको अपनी मां की तरह मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन संजय जी 1970 के दशक में हरित क्रांति आई थी तो अपनी मां को जहर पिलाने का काम भी पूर्व की सरकारों ने किया था, जब मैंसोंटो जैसी कंपनी के गिरफ्त में भारत के किसानों को दे दिया कि आज बीज भी उनके पास नहीं रह गया, आज सारे पेस्टिसाइड उन्होंने देने शुरू कर दिए और अपनी मां को तो खून इसके की बजाय दूध की बजाय जहर पिलाना शुरू किया। दूसरी चीज, अगर आप किसी बार बार आप कह रहे कि बार चुप रहिए भाई, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा चुप कि क्यों रहे हैं सीमांत आप, किसान आवाज दबा सकते हैं आप लोग, आवाज दबाने का ही काम करते हैं, अरे सच्चाई सुनने यार, से भागते हैं। संसदीय आपकी मर्यादा में सरकार तो हरवंश सिंह को केवल आपने आवाज ही दबा तमाचा रही दिखा है। दिया। आज जो सरवंश आम से जनता अच्छा जो टाइम सरकार अब समाप्त जो हो गया। बेरोजगारों को दबा रही है, किसी के मुंह में मैं सिर्फ इतना पत्रकारों कहना को चाहूंगा हत्या कि कर रही है, मैं सिर्फ इतना आप कहना लोग आवाज चाहूंगा कि दबाने के अलावा कोई आदरणीय काम नहीं चलिए संजय कर ठीक जी है, रहे इस हैं। अपनी बात बात को 6 खत्म साल करिए, से आवाज ही दबा बात रहे खत्म हैं, करिए, कोई काम न करने के बात अलावा खत्म आवाज करिए। ही दबा रहे हैं। आज मैं किसानों सिर्फ की इतना आवाज कहना दबा रहे चाहूंगा हैं, आप कोई आवाज कि हाँ सुनना नहीं चाहते। संजय जी, हाँ तो मैं शिवकुमार सिर्फ जी इतना कहना कंक्लूड चाहूंगा, करिए। मैं संजय जी इतना कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जब संविधान बना था तो वो भी पूर्ण नहीं था, उसमें भी समय समय परिवर्तन होते रहे, 101 संशोधन सही हुए बात, और ये सही, एपीएमसी एक्ट आया है, इसमें भी परिवर्तन होते रहेंगे। आप जैसे ठीक ठीक अच्छे लोग ठीक। जब सुझाव देंगे तो उसको हम मानेंगे। दूसरा, जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो 5 एकड़ से नीचे की जमीन नहीं लेंगे, वो 5 एकड़ से ऊपर की जमीन लेंगे और 5 एकड़ से नीचे की जमीन हर छोटे किसानों के पास होती है, तो वो खतरा नहीं है जैसा आपने सोचा है। हाँ खतरा है, खतरा हर तरह से है, यहां तक कि हम स्कूटर से जाते हैं तो भी खतरा है कि कोई हमें मार सकता है, हम सही से जा रहे हैं तो भी। तो इतने बड़े चलिए पूर्वाग्रह ठीक, मत रखिए, और ये मेरा मानना है कि परिवर्तन होते रहेंगे, हम उसका अपोज करेंगे और हमें एसडीएम कोड और डीएम कोड का विरोध करते रहना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर कोई ऐसे क्लॉज डालने चाहिए कि जिससे कि फिर से भंडारण ना हो सके। फिलहाल अब वो स्थिति नहीं रही, ठीक एफएमसीजी ठीक में ठीक। बहुत लोग आ गए। धन्यवाद राजू जी। चलिए ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कृषि बिल था, इस पे जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, मेरे ख्याल से अगर आपकी खबर के दर्शक देख रहे होंगे तो उनको काफी कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। जो इस बारे में जो कानूनी काफी पहलू थे, उसमें संजय कुमार जी ने इस बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की और उन्होंने काफी डिटेल में इसको बताया। शिव कुमार त्रिपाठी जी ने भी इसमें सारी डिटेल्स में बताया और उनकी जो चिंताएं हैं वो भी जायज हैं। और शिव कुमार द्विवेदी जी ने पूरी एनालिसिस रख के सामने रखा है। लेकिन यह भी बात सही है कि बिल अभी आया है, जैसा कि जीएसटी आया था, कई सारे स्लैब थे, उसके बाद कम किए गए, कुछ टैक्सेस कम किए गए, तो धीरे धीरे आके अब काफी उसमें अब काफी जो है वो रिफाइन हो चुका है। यही कृषि बिल भी है। कृषि बिल पे अगर चर्चा होगी, किसान भी सामने आएंगे, उनकी समस्याएं सामने आएंगी, फिर डिबेट होगा, तो मेरे ख्याल से जो समस्याएं हैं किसानों की, जो इतने वर्षों में अभी तक नहीं निपट पाई थी, तो उम्मीद की जा सकती है, एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है और उम्मीद की जा सकती कि आने वाले दिनों में किसानों की समस्याएं हल होंगी। आप लोगों का आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी। धन्यवाद।